हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इस वीडियो में हम सीटेट 2019 का दिसंबर का जो पेपर था उसका ईवीएस वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। ये हमारी इस सीरीज का पार्ट 7 है। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स एंड सीडीपी के सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर सीटेट से रिलेटेड आपको कोई भी एमसीक्यूज चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं। फ्री है वो पूरा, और वहाँ से पूरी सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको हमारे सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। और ये वीडियो हमारा लाइव नहीं है, बट आप हमें कमेंट के थ्रू जो भी आपके डाउट है वो पूछ सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट पेपर 1 का थर्ड पार्ट रहता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 61, a person boarded an express train on 29th November 2019 at Surat, that is in Gujarat, for Nagarcoil, that is in Kerala. The train departed from Surat at 9:45 hours and reached Nagarcoil at 11:45 hours on 1st December 2019. If the distance between Surat and Nagarcoil by train route is nearby 2120 km, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग दिस जर्नी वॉज। यहाँ देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसको बना दिया इन्होंने। इस क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक पेपर पेन अपने साथ में ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए हमारे साथ साथ, या वीडियो पॉज करके एंड देन आंसर मैच करिए कि क्या आंसर होगा। यहाँ कह रहे हैं कोई व्यक्ति है, उसने 29 नवंबर 2019 को वो एक एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा सूरत गुजरात से और नागरकोइल केरल तक जाने के लिए। सूरत में वो बैठा था 19:45 पे, वो भी 29 नवंबर को, और 11:45 पे वो पहुंचा 1 दिसंबर 2019 को नागरकोइल। ठीक है, अब वो बता रहे हैं, इन्होंने पूरा टाइमिंग्स वगैरह सब बता दिया। अब उन्हें क्या दे रखा है, किलोमीटर दे रखा है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब आपको ट्रेन की औसत चाल बतानी है कि ट्रेन लगभग किस स्पीड से चली होगी। अब आपको क्या करना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला जो फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, वो वाला फॉर्मूला सिंपली आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो डिस्टेंस आपको दे रखा है और टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर 61 वाला जो क्वेश्चन है इसको हम देखें तो वहाँ पे 3 दिन हो गए। एक तो 29 का डे हो गया जब आपको टाइम कैलकुलेट करना है, और जो नवंबर का मंथ होता है वो हमारा 30 डेज का होता है, ना कि 31st का। ठीक है, तो 29, 30 और 1, ये 3 दिन हो गए। ये वाली बात में अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। इसको आपको ध्यान रखना है कि नवंबर मंथ में 30 डेज होते हैं। अब देखिए 29 को वो कह रहे हैं कितने बजे से वो चला, 19:45 पे वो चला है अपने जो भी सूरत से, वहां से 19:45 पे चला। तो 19:45 के अकॉर्डिंग देखें तो 24 घंटे में से कितने घंटे उसके पास बचे, 20 घंटे तो लगभग ये हो गए, 21, 22, 23 और 24। तो उसके पास जो टाइम बचा वो बचा 4 आवर्स और 15 मिनट्स। 29 तारीख को उसके पास जो टाइम बचा था वो बचा 4 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, अब 30 तारीख को पूरे के पूरे 24 घंटे उसको लगे, है ना। 1 तारीख को वो कह रहे हैं 11:45 पे वो पहुंच गया, तो 1 तारीख को उसको कितना समय लगा उस ट्रेन में, 11:45 मिनट्स लगे, 11 आवर 45 मिनट्स। अब इस टाइम को हमें सिंपली कैलकुलेट ऐड कर देना है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखते हैं। 45 एंड 15 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 60 मिनट्स, और 4, 24 एंड 11 को आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 39 आवर्स। ठीक है, 39 आवर्स में 60 मिनट्स ऐड किया तो आपका टोटल टाइम जो हो गया वो हो गया 40 आवर्स। अब आपको कैलकुलेट करना है कि जो स्पीड थी वो क्या थी। तो स्पीड का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब 2120 जो था वो टोटल डिस्टेंस बता रहे हैं कि लगभग टोटल डिस्टेंस जो है सूरत और नागरकोइल के बीच में वो 2120 है। अब उसको डिवाइड करना है आपको 40 से, सिंपली 0 से 0 आपने कट कर दिया। अगर हम 212 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, देखते हैं। 4 5 20 एंड 4 3 12। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो हो गया 53 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा, रीजन भी समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर मोर कंटेंट एंड मोर अपडेट्स यू कैन लॉग इन आवर वेबसाइट metaeducation.co.in, एंड आप हमारे डिफरेंट जो सोशल साइट पेजेस हैं उनको आप
फॉलो या लाइक कर सकते हैं, जैसे हमारे इंस्टाग्राम पेज हुआ, टेलीग्राम ग्रुप हुआ या फेसबुक पेज एंड फेसबुक ग्रुप, इन सभी पर आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको सीटेट से रिलेटेड बेस्ट बुक्स चाहिए तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। या जीके का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक वेट लिफ्टर है। फर्स्ट है सुनीता विलियम्स, सेकंड बिछेंद्र पाल, थर्ड सूर्यमणि एंड फोर्थ कर्णम मल्लेश्वरी। इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये 62 का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कर्णम मल्लेश्वरी। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो एक इंटरनेशनल फेम की या ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। सुनीता विलियम्स है हमारी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, बिछेंद्री पाल है इंडियन माउंटेनर एंड सूर्यमणि ट्रिब्यूअल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम अभी रिसेंटली थोड़ा फेमस हुआ है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स। नीचे दिए गए 4 कथनों में से जो है उनमें से कौन सा एक है जड़ों का समूह है। फर्स्ट है बीट रूट, पोटैटो एंड जिंजर, चुकंदर, आलू और अदरक। सेकंड कैरेट, टर्मरिक एंड जिंजर, गाजर, हल्दी और अदरक। थर्ड स्वीट पोटैटो, रेडिश और टर्मरिक, शकरकंदी, मूली, हल्दी। फोर्थ कैरेट, बीट रूट एंड रेडिश, गाजर, चुकंदर और मूली। आपको बताना है कि कौन सा है जो जड़ों का समूह है। यस फॉर 63, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कैरेट, बीट रूट और रेडिश। जो गाजर, चुकंदर और मूली है वो आपका सही ऑप्शन है। देखिए बाकी सारे ऑप्शन में से देखते हैं, इसमें पोटैटो आ रहा है जो कि तना होता है, इसलिए ये सही आंसर नहीं है। जिंजर भी आपका एक तना है, वो जड़ नहीं है। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो स्वीट पोटैटो आ रहा है वो भी आपका एक तना है, जड़ नहीं है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। ये सारी जड़ें होती हैं, गाजर, चुकंदर और मूली ये सारी जड़ें होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेप्थीज, अ प्लांट विच हंट्स। नेप्थीज वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। ए इज दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये भी जीके के क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बस आंसर देना है। सेकेंड, इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी, इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। डी, इट एमिट्स अ प्लीजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट विच गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। सो अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 उनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, वो भी किस बेसिस पे, ए या बी सही है, ए या सी सही है, बी या डी सही है, या ए बी सी तीनों सही है। तो जो ये क्वेश्चन है हमारा 65, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी ओनली। दो ऑप्शन सही हैं। बी है इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। हाँ, इसका जो शेप होती है वो घड़े जैसी होती है, कुछ कुछ इस शेप में होता है, आपको ऑनलाइन आप देखेंगे तो मिल जाएगा। और यहाँ पर एक इसके ढक्कन भी लगा होता है इवन, और इसके अंदर पानी भरा होता है जो कि जिसमें कि इंसेक्ट अगर आते हैं तो वो उसी जो लिक्विड होता है उसमें फंस के रह जाते हैं और बंद कर देता है, जिससे कि वो पूरे के पूरे मर जाते हैं। और जो इसका फर्स्ट ऑप्शन था, दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जो प्लांट है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में और इंडिया में जो है मेघालय में पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। क्वेश्चन नंबर 66, in which one of the following states of India is Dandi seashore located where Mahatma Gandhi did his famous march before independence? भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश, सेकंड कर्नाटका, थर्ड महाराष्ट्र एंड फोर्थ इज गुजरात। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, किसमें दांडी जो यात्रा की गई थी उसका जो सी शोर या समुद्र तट है वो स्थित है। यस, द करेक्ट आंसर इज गुजरात। गुजरात के किनारे ही हमारी जो दांडी यात्रा है वो शुरू हुई थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 67, हाई फीवर विथ शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिकोना ट्री इज।
उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। ये भी हमारा जीके का क्वेश्चन है। थाइफॉइड या मियादी बुखार, सेकंड मलेरिया, थर्ड चिकनगुनिया एंड फोर्थ इज डेंगू। इनमें से कौन सा आंसर सही है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर कौन सा सही होगा? यस, द करेक्ट आंसर इज मलेरिया। मलेरिया जो है वो हमारा शिकोना जो पेड़ है उसकी छाल से या बार्क से ठीक किया जा सकता है, और शिकोना बहुत सारी चीजों के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर एक लोकेशन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि किसी की लोकेशन आपको बतानी है, तो क्वेश्चन को हम साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे पढ़ने के साथ साथ। आप भी यही कीजिए। देखिए, पहले तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो डॉक्टर है इज लोकेटेड एट एक्स, कोई एक्स है वहां पर डॉक्टर लोकेटेड है, एक्स लोकेशन पर डॉक्टर है, एंड हिज हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट वाई, और जो उसका हॉस्पिटल है वो वाई पर है। देर इज नो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द डॉक्टर्स हाउस टू द हॉस्पिटल, और उन दोनों एक्स और वाई के बीच में कोई स्ट्रेट रास्ता नहीं है जाने का, कोई सीधी सड़क नहीं है। तो द डॉक्टर फर्स्ट गोज टू ए विच इज 600 मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ एक्स। एक्स के ईस्ट में 600 मीटर पर पहले डॉक्टर जाता है। अब आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कैसे पता करना है वो देखें। ये 4 बना लीजिए करिए, जैसे हमने बताया यहाँ से शुरू हुए, देन ये 4 बन गया। ठीक है, तो पहला जो कॉर्नर था वो ईस्ट, दूसरा कॉर्नर हमारा हो गया वेस्ट, थर्ड कॉर्नर हो गया नॉर्थ, और ये साउथ। अगर हिंदी में देखें तो ये पूरब, ये पश्चिम, फिर नॉर्थ हमारा हो गया उत्तर, और साउथ हमारा हो गया दक्षिण। ऐसे करके ये चारों हमने बना दिए। अब फर्स्ट वो कह रहे हैं ये एक्स है, और एक्स के 600 मीटर दूर ये गया ए पर। ठीक है, अब देन गोज टू बी विच इज 450 मीटर ड्यू साउथ। अब नीचे आते हैं, नीचे की तरफ यानी कि साउथ। अब वो 450 मीटर नीचे आया साउथ की तरफ। ठीक है, थोड़ा लाइंस का रेशियो देख लीजिएगा, लगभग लगभग, तब आपको सही समझ में आ पाएगा। देन टू सी विच इज 120 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ बी। अब इसके वेस्ट में गया 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर वेस्ट में गया जो कि सी था। अब क्या गया वो, एंड फाइनली रीचेज द हॉस्पिटल एट वाई विच इज 90 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ। अब वो 90 मीटर नॉर्थ में गया और हॉस्पिटल तक पहुंच गया। ये जो पॉइंट है वो उसका हॉस्पिटल वाला पॉइंट है। द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स हाउस इज। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स किधर की तरफ है, तो ऐसा समझें कि यहाँ से आप देख रहे हैं सेंटर से, तो एक्स किधर की तरफ है उसके, वो आया वेस्ट और नॉर्थ के बीच में। इसलिए तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। 68 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नॉर्थ एंड वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में। ये हमारा वेस्ट, ये हो गया उत्तर, और ये पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में उसका घर है अगर हॉस्पिटल से देखा जाए तो। आई होप आपके आंसर सही गया होगा, आप भी लोकेट कर पा रहे होंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि मैम इसमें ये गड़बड़ी है, ये हमें समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 69, चेरुआ इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ। चेरुआ नाच कहाँ के लोग करते हैं, ये कहाँ का है वो बताना है। जीके का क्वेश्चन है ये भी। झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। 69 का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा, कि चिरुआ जो डांस है वो कहाँ के लोग करते हैं। यस, दो जो यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिजोरम। चिरुआ मिजोरम के लोग जो हैं वो करते हैं, वहाँ का ये डांस फॉर्म है। आई होप आपका आंसर सही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 70, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड कर्नाटका, सेकंड केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटका, छत्तीसगढ़, केरला, या फोर्थ आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। देखिए, जो तमिलनाडु स्टेट है वो हमारे राइट साइड में आता है नीचे की तरफ, और ओडिशा हमारे ईस्ट में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत हो गया अगर 70 क्वेश्चन की बात जो हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हमारा वेस्ट में आ गया। ठीक है, तो ये गलत हो गया। कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और केरल में से छत्तीसगढ़ हमारा ऊपर की तरफ आ गया, ये कह सकते हैं ईस्ट साइड में चला गया, तो ये भी गलत हो गया। जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। ये है तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट। 3 स्टेट टच होती हैं तमिलनाडु से, वो तीनों हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। आई होप आपका आंसर सही गया होगा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट लगा है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एज पर एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से
क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ये नहीं बता रहे हैं, वो ध्यान रख के आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 1 इज टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। सेकेंड, to engage the child in exploratory and hands-on activities to acquire basic cognitive and psychomotor skills through observation, classification, inference, etc. अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। थर्ड इज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप्स बिटवीन द नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन नंबर 4 इज टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स अमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 71 का, जल्दी बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स अमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। ईवीएस पढ़ाने का ये पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए 1, 2, 3 हमारे तीनों करेक्ट हैं। 4th इज द रॉन्ग आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 की ऑब्जेक्टिव नहीं है ईवीएस का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5 इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 तक के लिए विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। फर्स्ट, द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस। कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस रहते हैं विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दे। सेकेंड, द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। तीनों को शामिल कर लिया इन्होंने, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। थर्ड, द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। फोर्थ, द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। क्वेश्चन नंबर 72 का जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। ईवीएस में तीनों की हम बात करते हैं, साइंस की भी बात करते हैं, सोशल साइंस की भी बात करते हैं और एनवायरमेंट की भी बात करते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। For more content and more updates, you can log in our website metaeducation.co.in and आप हमारे डिफरेंट जो सोशल साइट पेजेस हैं उनको आप फॉलो या लाइक कर सकते हैं, जैसे हमारे इंस्टाग्राम पेज हुआ, टेलीग्राम ग्रुप हुआ या फेसबुक पेज एंड फेसबुक ग्रुप, इन सभी पर आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको सीटेट से रिलेटेड बेस्ट बुक्स चाहिए तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। फर्स्ट, ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास 1 to 5। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, ये तो गलत है, अभी हमने देखा था 3 से 5 पढ़ाया जाता है। सेकेंड, फॉर क्लासेस 1st and 2nd ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। 1 से 2nd तक की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। Third, for class 2nd, 3rd and 5th issues and concerns of EVS are taught through language and mathematics. 2nd, 3rd और 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी है स्टेटमेंट्स, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4, for class 1st and 2nd, concerns and issues of EVS are taught through science and social science. फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो भी कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में ईवीएस को लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। उसके अलावा थर्ड भी हमारा गलत है, क्योंकि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में तो प्रॉपर सब्जेक्ट होता ही है, और फर्स्ट एंड सेकंड में जो फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है वो कह रहे हैं कंसर्न्स आर इश्यूज ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू साइंस एंड सोशल साइंस।
सोशल साइंस और साइंस फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए वहाँ पे हम मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के थ्रू ही ईवीएस को पढ़ाते हैं। आई होप आपको रीजन भी समझ में आया होगा करेक्ट आंसर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट्स दैट। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि फर्स्ट, ईवीएस इज लर्न थ्रू रूट, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जा सकता है। सेकेंड, ईवीएस इज लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है। थर्ड, ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। फोर्थ, ईवीएस इज टीचर सेंटर्ड, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। देखिए स्टेटमेंट समझते हैं क्या था। चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, जो बच्चे हैं वो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय अगर उन्हें दिया जाता है पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए, ये चीज़ दी जाती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही है? 74 का हम देखते हैं कौन सा आंसर सही है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इट इज चाइल्ड सेंटर्ड, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। जब भी हम बच्चों के द्वारा उनके खुद के एक्सपीरियंसेस या एक्सप्लोरेशन के द्वारा या सेल्फ एक्टिविटीज के द्वारा सीखने की बात करते हैं तो वो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड हो जाता है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन ईवीएस सिलेबस, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों उप प्रकरण है? फर्स्ट, फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र। सेकंड, फूड, भोजन। थर्ड, एनिमल्स, जानवर। फोर्थ, थिंग्स वी मेक एंड डू, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। 75 का आंसर जल्दी बताइए कि ईवीएस का जो भी एक सजेस्टेड थीम है सिलेबस का सब थीम, इनमें से क्या है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज एनिमल्स, जानवरों के बारे में जो भी हम सीख रहे हैं वो हमारा आ जाता है पर्यावरण अध्ययन में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा थर्ड, दैट इज जानवर या एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? फर्स्ट, एड्रेसिंग मल्टीकल्चर डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। सेकेंड, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। थर्ड, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। एंड फोर्थ इज रिलेइंग ओनली इन टेक्स्ट बुक्स, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। इसमें से ईवीएस टीचर के लिए क्या डिजायरेबल प्रैक्टिस है? देखिए इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। फोर्थ तो होगा नहीं, टेक्स्ट बुक पर केवल डिपेंड एक टीचर रहेगा तो वो अच्छी चीज नहीं है। थर्ड है लीनियर अरेंजमेंट करना थीम्स का, वो भी सही ऑप्शन नहीं है। फोर्थ है इंकरेजिंग, सेकंड है इंकरेजिंग चिल्ड्रंस टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईवीएस, बच्चों को इंकरेज करना कि वो ईवीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लाएं, ये एक ठीक ठीक हो सकता है। पर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इज एड्रेसिंग मल्टी कल्चर डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। तो डिजायरेबल प्रैक्टिस अगर हम 76 क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि मल्टी कल्चर डायमेंशन जो है डिफरेंट क्लासरूम्स के अगर हम वो संबोधित करेंगे क्लास में, उनको एड्रेस करेंगे तो ये हमारे लिए टीचर के लिए एक डिजायरेबल प्रैक्टिस होगा। बच्चों को इनकरेज करते रहें, इन्फॉर्मेशन जुटाओ या प्रोजेक्ट्स बनाओ, वो इतना अच्छा ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्पोर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ए, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का सक्रिय भाग लेना। बी, कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के समुदाय के सदस्य। सी, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। एंड डिस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिणाम। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा कोड के अकॉर्डिंग बताइए कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी एंड सी। देखिए एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन जरूरी है तो ए हमारा सही हो गया, कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन जरूरी हैं तो बी भी सही हो गया। अब अगर ये जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर ए और बी हमारे होते केवल तो वो ऑप्शन हमारा जरूरी सही होता,
टेक्स्ट बुक को इतना इम्पोर्टेंस हम नहीं देंगे, पर क्योंकि इसमें ए बी ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है, इसलिए ए बी और सी हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे, क्योंकि सिलेबस नहीं होगा तो बच्चों को पता क्या चलेगा पढ़ना क्या है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस तो बुक को भी दिया जाता है, तो इसलिए ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 78, चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली इंगेज इन ईवीएस लर्निंग थ्रू। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे बच्चों को जोड़ा जा सकता है अगर ईवीएस लर्निंग उन्हें सिखानी है हमें? तो फर्स्ट इज नैरेटिव्स, वृतांत सुनाकर, स्टोरीज, कहानियों से। सी, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय टीचर, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या से। एंड डी, इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय टीचर, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या करने से। यस, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो जल्दी बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, ए एंड बी ओनली। यानी कि अगर हम बच्चों को, यदि हमें बच्चों को ईवीएस पढ़ाना है बहुत अच्छे से, तो उसके लिए अगर हम उन्हें नैरेटिव्स या वृतांत सुनाएंगे, कब क्या हुआ, स्टोरीज बताएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को सीख पाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन 2 है वो हमारा करेक्ट है। अब देखिए, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय टीचर, अगर वो बच्चों को केवल कॉन्सेप्ट ही समझाता रहेगा तो वो हमारा लेक्चर मेथड हो गया, ना कि थोड़ा इंटरेस्टिंग, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट नहीं है। और डी क्यों नहीं करेक्ट है वो देखते हैं। इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द टीचर, सी में क्या कर रहा है टीचर, वो लेक्चर मेथड यूज़ कर रहा है। डी में क्या कर रहा है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहा है। तो ये दोनों लीस्ट यूज्ड मेथड हैं जो सबसे कम यूज़ करने चाहिए बच्चों के लेवल पे, इसलिए अगर टीचर नैरेटिव्स बता रहा है या स्टोरी सुना रहा है तो वो इफेक्टिवली ईवीएस को बच्चों तक पहुंचा पाएगा, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस टीचर who encourage his or her children to observe animals and make pictures on their own is or are two। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। इसमें से क्या क्या उद्देश्य हो सकता है इस काम के लिए? फर्स्ट, डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। बी, डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। सी, डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। वो क्या कर रहे हैं टीचर, बच्चों को ऑब्जर्व करने को बोल रहा है कि वो एनिमल्स को ऑब्जर्व करें और उनके पिक्चर बनाएं। तो इसमें से क्या सही ऑप्शन होगा 79 का? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए बी एंड सी तीनों, क्योंकि जब बच्चा कुछ ड्रॉ कर रहा है, देख के बना रहा है, तो उसकी क्रिएटिविटी ज़रूरी है बढ़ेगी, उसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता भी बढ़ेगी, अवलोकन करने की जो क्षमता है, एंड डिज़ाइन स्किल्स भी उसकी एनहांस होगी। एस्थेटिक सेंस ऐसे एनहांस होगा कि वो उन एनिमल्स में ब्यूटी ढूंढ पाएगा, ब्यूटी के एस्पेक्ट को समझ पाएगा, सौंदर्य के एस्पेक्ट को समझ पाएगा, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, in EVS, learning of crafts and arts while working in groups is encouraged because। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन जो करेक्ट है वो सेलेक्ट करना है। ए, ग्रुप लर्निंग इज ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ द क्लास, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। सेकंड, ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी, ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतक्रिया को बेहतर करता है। डी, ग्रुप लर्निंग हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ ईवीएस इन टाइम, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए वो बताइए। 80 का ए और डी ओनली, बी और डी ओनली, बी और सी ओनली, और सी एंड डी ओनली। तो देखिए 80 का अगर हम आंसर देखें तो उसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी ओनली। क्यों होगा बी करेक्ट एंड सी करेक्ट? देखिए, ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग, यहाँ पर ये क्या कह रहे थे, इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स वाइल वर्किंग इन ग्रुप्स, ग्रुप में काम करने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या इंकरेज करेगा, ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग, पीयर लर्निंग यानी कि सहपाठी द्वारा सीखने को प्रमोट कर रहा है ये, इसलिए सही है। सी क्या है, ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, बच्चों में जो आपस में सामाजिक अंतक्रिया करने की बात होती है, कम्युनिकेशन, वो भी एनहांस होगा, इसलिए बी और सी तो सही है ही है। अब ए और डी क्यों नहीं है सही वो देखते हैं। ग्रुप लर्निंग इज ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव,
स्ट्रेटेजी फॉर टीचर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ द क्लास। ये बिल्कुल गलत दे रखा है कि बच्चे अगर ग्रुप में सीख रहे हैं तो टीचर को ईजी रहेगा कि वो क्लास में जो अनुशासनहीनता है उसको रोक पाए। जब हम ट्राई करते हैं ग्रुप में बच्चों को पढ़ाने का, तो इतना अनुशासन जो है वो बच्चे अनुशासनहीनता करते हैं कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एक इफेक्टिव टीचर ही ये वाले काम कर सकता है, इसलिए ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। डी क्या है? ग्रुप लर्निंग हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ ईवीएस इन टाइम। ग्रुप लर्निंग से क्या होगा कि सिलेबस जो है ईवीएस का वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ग्रुप लर्निंग में जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो हमें ज़्यादा टाइम देना होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, बहुत अच्छे से उसको समझाना होता है, इसलिए एक अच्छा खासा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में पढ़ा दिया तो जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो बी और सी ही इसके करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 81 से, इससे पहले वाले क्वेश्चंस हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है? ए, फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य। बी, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय के सदस्य। सी, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। एंड डी, क्लासरूम, कक्षा। इनमें से कौन सा सबसे इफेक्टिव साधन है अगर हम ईवीएस लर्निंग की बात कर रहे हैं? तो जल्दी से आंसर दीजिए 81 का। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए, बी एंड सी। ए हमारा हो गया परिवार और सदस्य, बी समुदाय के सदस्य और सी हो गया समाचार पत्र। ये तीनों जगहों से हम बहुत इफेक्टिवली ईवीएस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ सकते हैं। रिसोर्सेज मतलब हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस? निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? फर्स्ट, ग्लोबल टू लोकल, वैश्विक से स्थानीय। सेकंड, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अमूर्त से मूर्त। थर्ड, अननोन टू नोन, अज्ञात से ज्ञात। एंड फोर्थ, नोन टू अननोन। इन चारों में से जब भी ईवीएस की लर्निंग की बात आती है कौन सा प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं? जल्दी बताइए 82 का आंसर। यस, यहाँ पर है करेक्ट आंसर, नोन टू अननोन। हमें जो भी फैक्ट्स हमारे सामने दिख रहे होते हैं उन फैक्ट्स से हम अननोन की तरफ जाते हैं। जैसे हमारे को अगर ईवीएस की बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़, तो हमें पता चला कि लोग बहुत कूड़ा फैला रहे हैं, ठीक है, ये हमें दिख रहा है। अब उससे रिलेटेड हम जो भी फैक्ट्स हैं कि उसके क्या क्या रिप्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या हमें दुष्परिणाम देखने पड़ सकते हैं अगर हम कचरा फैला रहे हैं या हम पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं, ये हमें पता है। तो उसका क्या क्या रीज़न हो सकते हैं हम और क्या क्या उसके हमें इफ़ेक्ट झेलने पड़ेंगे, वो अननोन फैक्ट्स हैं, हम उनको देख सकते हैं। ऐसे ही अगर इसके अपोजिट एक पॉजिटिव एग्जाम्पल देखा जाए तो हमने किसी बच्चे ने देखा कि एक पर्सन ने प्रॉपर जगह पर जो है कूड़े में डस्टबिन में जो है कूड़ा डाल दिया। अब इससे टीचर उनको क्या बताएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट हुआ है यहाँ पर वो क्या हुआ? टीचर उन्हें समझा सकता है कि हाँ, अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपका एनवायरनमेंट साफ रहेगा, आपके आसपास की चीज़ें साफ रहेंगी। उससे और जुड़े हुए फैक्ट्स को भी टीचर बता सकता है कि रिसाइकलिंग और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए ईवीएस में जो प्रिंसिपल मेनली फॉलो होता है वो होता है ज्ञात से अज्ञात। जो चीज़ें हमें ज्ञात होती हैं उनसे हम अज्ञात की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? फर्स्ट, पोर्टफोलियो। सेकेंड, रेटिंग स्केल, क्रम निर्धारण मापनी। थर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, वर्णन अभिलेख। एंड फोर्थ, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। यहाँ क्या कह रहे हैं? नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। जल्दी इसका आंसर बताइए। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट की जब जब बात हो रही है तो वो रचनात्मक आकलन से है, मतलब ऐसा असेसमेंट जहाँ पे बच्चे ने जो सीखा है उसके आधार पर उसे फीडबैक दिया जा सके और उसकी लर्निंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो इन चारों में से कौन सा वो सही ऑप्शन नहीं है? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। एनुअल अचीवमेंट टेस्ट हमारा एक समेटिव असेसमेंट काइंड ऑफ टेस्ट होता है। समेटिव असेसमेंट का मतलब जहाँ पे पूरे साल भर या पूरे यूनिट में जो बच्चे ने सीखा वो क्या सीखा उसका इवेल्युएशन किया जाता है। सामान्यतः इसमें कोई फीडबैक या कुछ भी ऐसा नहीं दिया जाता, इसलिए हमारा समेटिव रहता है और फॉर्मेटिव नहीं होता। ना कोई बच्चे को इसमें इम्प्रूवमेंट मिलने के चांसेस होते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इस टाइप के और कंटेंट चाहिए, मींस एमसीक्यूज चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जाके
जो एमसीक्यूज हैं या टेस्ट सीरीज हैं उस पर आपको फ्रीली लॉगिन कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस? निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? फर्स्ट, जजिंग द आंसर्स गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। सेकेंड, discuss what we have learned given at the end of each chapter of EVS textbooks of class 5। कक्षा 5 के EVS पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। थर्ड, यूज इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट, आकलन के संकेतकों का उपयोग करना। फोर्थ, क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। क्वेश्चन को फिर से बताते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड? जब भी हम ईवीएस पढ़ रहे हैं तो क्या अवॉइड करना चाहिए इन चारों में से, आपको वो आंसर देना है। जल्दी बताइए 84 का आंसर क्या होगा सही? यस, द करेक्ट आंसर इज जजिंग द आंसर्स गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, बच्चे के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। देखिए, ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बच्चा क्या सोच रहा है, उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे अगर पॉल्यूशन फैल रहा है किसी भी चीज़ से, अगर पॉलीथीन के यूज़ से पॉल्यूशन फैल रहा है तो उसका यूज़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर अगर बच्चा अपने व्यूज़ रख रहा है तो उसको उस आधार पे जज करना एक गलत मतलब उसको सही और गलत जज करना एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हम ईवीएस क्लास में कर सकते हैं, जैसे डिस्कस कर सकते हैं कि हमने आज क्या सीखा वाले कॉन्सेप्ट को जो लास्ट में बुक में दे रखा होता है। असेसमेंट के जो संकेतक हैं, आकलन के संकेतकों का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि पता चल जाए बच्चा कितना सीख रहा है, क्या हो रहा है। एंड फोर्थ है, क्वालिटेटिव असेसमेंट बच्चों का किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। बाकी सारे तो हम यूज कर सकते हैं, बट अवॉइड जो करना चाहिए वो है जज करना स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 85, अ टीचर ऑफ क्लास 5 conducts an activity in which she asks her children to drop some sugar on the ground and ask them to wait until the ants come there. Children can be given meaningful learning from this activity if teacher dash। एक कक्षा 5 के शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों की इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, अब टीचर यहाँ पर क्या करता है वो हमने देखना है। इफ टीचर इनकरेजेस हिज और चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी, अगर टीचर बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करे। इनकरेजेस हिज और चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, यदि बच्चों को उनके अनुभव को साझा करने के लिए प्रेरित करे। थर्ड, इनकरेजेस हिज और चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व शेयर देयर एक्सपीरियंसेस फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करे। फोर्थ, encourages his or children to answer the questions at their home related to activity, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। टीचर इनमें से क्या करे जिससे कि वो इस एक्टिविटी को अर्थपूर्ण बना पाए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, encourages his or children to observe, share their experience followed by discussion on the activity। देखिए थर्ड क्या क्यों सही होगा, क्योंकि इसमें हम तीनों काम करवा रहे हैं। बच्चों को बोल रहे हैं अवलोकन करें, पहले में केवल अवलोकन करने को प्रेरित कर रहे थे, बच्चे ने देख लिया मजे में, अब वो बैठा हुआ है कुछ बोल नहीं रहा तो उससे क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। सेकंड क्या था, अवलोकन को तो बोला नहीं, बस एक्सपीरियंस से शेयर करने को बोल दिया तो उससे क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, अवलोकन करने को भी बोल रहे हैं, अपने अनुभव साझा करने को भी बोल रहे हैं, उसके बाद में उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये जो है ये पूरा पैकेज है। अगर ये सारी एक्टिविटीज हो रही है तो कोई भी कॉन्सेप्ट हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप जो हम एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं वो समझ में आती होगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप फ्री है कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। For more content and more updates, you can log in our website metaeducation.co.in and आप हमारे डिफरेंट जो सोशल साइट पेजेस हैं उनको आप फॉलो या लाइक कर सकते हैं, जैसे हमारे इंस्टाग्राम पेज हुआ, टेलीग्राम ग्रुप हुआ या फेसबुक पेज एंड फेसबुक ग्रुप, इन सभी पर आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको सीटेट से रिलेटेड बेस्ट बुक्स चाहिए तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 86, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। टर्टाइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक एंड फिश, कछुआ, घड़ियाल, कुआ, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है? इन दिस लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर।
इन पांचों में से क्या बिल्कुल अलग है वो बताना है। देखिए, फिश, क्रो, क्रोकोडाइल और टर्टल, विच वन इज डिफरेंट? जल्दी आंसर दीजिए, 86 का क्या आंसर करेक्ट होगा? यस, देखिए फिश जो है, क्रोकोडाइल है और टर्टाइज है, ये तीनों पानी से रिलेटेड है, हमारे एक्वेटिक एनिमल कह सकते हैं इनको। और जो क्रो है वो पानी में नहीं रहता, वो एक पक्षी है, वर्ड है। कुआ जो है वो एक पक्षी है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, जो कि बाकी सबसे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ हमें दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में सिटी या शहर और राज्य दे रखे हैं, कॉलम 2 में मोस्ट लाइकली फूड दे रखा है। अब यहाँ मैचिंग करनी है हमें कि क्या होगा। फर्स्ट है हांगकांग, बॉइल्ड टॉपिका विद एनी करी। केरल, फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। कश्मीर, सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। गोवा, छोले भटूरे एंड कुक्ड स्नैक्स। अब इसको आप मैच करिए, वीडियो पॉज करिए, मैच करिए और जल्दी बताइए, फिर हम आपको इसका सही आंसर बताते हैं कि क्या होगा। यस, तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 कैसे करेक्ट है। ए का क्या है, फिफ्थ, यानी कि हांगकांग जो है वो हमारा रिलेटेड है कुक्ड स्नैक से। हांगकांग में हमारे कुक्ड स्नैक हम खाए जाते हैं, जो भी फूड है वहाँ का। बी है केरला का, बॉइल्ड टॉपिकल विथ एनी करी, किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, ये खाया जाता है वहाँ पे। सी है कश्मीर, कश्मीर का रिलेटेड है फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में बनी मछली। एंड डी है हमारा थर्ड, विच इज रिलेटेड टू गोवा, गोवा यानी कि थर्ड, सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली। ये आपकी मैचिंग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीशीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क? नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? आउल यानी कि उल्लू, क्रो यानी कि कौवा, बरबट यानी कि बसंत गौरी, या मैना। 88 का आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैना। यहाँ पे देखा जाए तो जो मैना ही है वो एकदम झटके से, अगर आपने कोई वीडियो या कहीं एक्चुअल में देखा होगा तो उसको देखा होगा, वो एकदम झटके से अपनी गर्दन मोड़ती है, उसके अलावा बाकी स्लोली मूवमेंट करते हैं। तो इसलिए मैना का जो है करेक्ट आंसर है कि वो गर्दन जो भी है अपनी जर्क या झटके से इधर उधर घुमाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस। घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। इन राजस्थान विलेजर्स लिव इन मड हाउसेज विद रूफ्स ऑफ थॉर्नी बुशेस। राजस्थान के गांव में लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। सेकेंड, इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेस आर मेड ऑन बैम्बूज पिलर्स। हिमाचल प्रदेश मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। थर्ड, इन लेह 2 फ्लोर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? ए बी सी में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वीडियो पॉज करिए, दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। यस, तो 89 का अगर करेक्ट आंसर देखा जाए वो होगा ए एंड सी। बी हमारा करेक्ट नहीं है, हिमाचल प्रदेश में बैम्बू हाउसेज या बैम्बूज के पिलर्स पर हाउसेज नहीं बनते हैं। बाकी के ए और सी हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली इन अ डे। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बी, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। सी, दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, द मड कीप्स देयर स्किन कूल। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। डी, इन एलिफेंट हियर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। ए बी सी डी में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं जल्दी बताइए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सी डी एंड ए। सी डी एंड ए आर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सी, डी एंड ए ये तीनों कथन सही हैं, बस बी जो है वो गलत आंसर है। ये कह रहे थे कि 200 किलोग्राम लीव और ट्विक्स वो एक दिन में खा लेता है, इतना नहीं खा पाता, 150-130 kg के आसपास ही एक बड़ा हाथी एक दिन में खा पाता है, उससे ज़्यादा
नहीं, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन इसके बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो भी समझ में आया होगा। कोई आपके डाउट्स हैं तो आप फ्रीली हमसे पूछ सकते हैं और आगे वाली वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है देन लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।